नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। शराब के खिलाफ आज बिहार ने सबसे बड़ी शपथ ली। नशा मुक्त बिहार का संकल्प कमजोर ना पड़े, इसके लिए आज सीएम नीतीश ने शपथ ली और वहां मौजूद लोगों को दिलवाई भी गई। शराबबंदी के अपने फैसलों पर अडिग नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस पर एक बार फिर 12 करोड़ बिहार के लोगों के सामने अपना मकसद रखा और साथ ही सिस्टम और विपक्ष को सख्त लहजे में समझा भी दिया। नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को ज्ञान भवन पटना के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं अथवा न रहूं। कुछ इस तरह सीएम नीतीश कुमार ने शराब के खिलाफ शपथ भी ली और दिलवाई भी। नशा मुक्ति दिवस के दिन बिहार में शराबबंदी को लेकर सबसे बड़ी शपथ ली गई। राज्य सरकार के 3.5 लाख से अधिक कर्मियों को शराब नहीं पीने की शपथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिलाई। इस मौके पर सीएम नीतीश ने सबसे पहले शराब को लेकर WHO के आंकड़ों का हवाला दिया और बताया कि शराब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरनाक है। विश्व भर में कुल मृत्यु जो होती है उसका 5.3% मृत्यु नेचुरल नहीं, शराब पीने के कारण 5.3% के लोगों की मृत्यु, और ये हमेशा बराबर लोगों को बताते रहते हैं और इसको प्रचारित करना। और इसके अलावे जो कम उम्र के लोग हैं 20 साल से लेकर के 39 ईयर्स के 39 साल के जितने लोग हैं उनके बारे में भी जो सर्वे किया कि जो भाई मृत्यु हुई है पूरे दुनिया में, जो मृत्यु होती है तो उसका जो सर्वे किया पूरे दुनिया का सभी देशों का आकलन करके, तो ये पता चला कि देश भर में जो ये लोग मरे हैं उसका 13.5%, 13.5% 20 साल से लेकर के 39 साल की उम्र के बच्चियों, लड़के लड़कियों को, युवाओं को मृत्यु हुई पूरी दुनिया में। बता दें, शराबबंदी के फैसले पर सवाल उठाने वालों को सीएम ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि ये फैसला सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन सत्ता से हटते ही उनके सुर बदल गए। सर्वसम्मति से हुआ और सब लोगों ने उठ करके संकल्प लिया, विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों जगह सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही। कभी कभी हम लोगों की बात सुनते हैं तो मुझको तो आश्चर्य होता है। इसका मतलब लोगों को जब हमने उस समय इसको लागू किया और इतना अवेयरनेस लोगों में था तो उस समय की बात दूसरी थी। अब अभी लोगों को लग रहा है कि अब इजाजत मिल जाता कि दारू पीते रहे। ये सबका दिमाग में है क्या? बहुत लोगों का ये बहुत गलत बात है और हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं क्या। कार्यक्रम के मंच से सीएम ने वहां मौजूद बड़े अधिकारियों और पुलिस को बड़ी ही साफगोई से बताया कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी राजधानी पटना में है। अगर पटना को कंट्रोल कर लिया जाए तो पूरे बिहार को कंट्रोल करना आसान है। देखिए, इस बार जब पकड़ रहे थे कहां पता चल रहा है, और हमने तो मीटिंग में ही कह दिया कि भाई जरा पटना शहर को देखिए, इस सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करता है। जब यही पकड़िएगा पूरे तौर पर तो बाकी जगह भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। तब तो शुरू किए हैं, अब हम एक ही बात आग्रह करेंगे आज भी, अब खाली शुरू किए हैं, ये आखिरी नहीं है। जाहिर है एक बार फिर शराब के खिलाफ शपथ लेकर नीतीश कुमार ने ये जता दिया कि वो अपने फैसले को लेकर जितने ईमानदार हैं, पूरे सिस्टम को भी उतनी ही संजीदगी और ईमानदारी दिखानी होगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देश में पनप रहे परिवारवाद पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को महिमा मंडित करने वालों पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जिस व्यक्ति को कोर्ट भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार दे चुका हो, उसका राजनीतिक स्वार्थ के लिए महिमा मंडन करने से समाज में गलत संदेश जाता है।
संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान और देश के लिए दो बातों को सबसे खतरनाक बताया, जिसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है। परिवारवाद और भ्रष्टाचारी नेताओं का महिमा मंडन। पीएम मोदी ने सबसे पहले परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है परिवारवाद। कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये बयान इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई के सबसे बड़े नेता सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। तो ये बिल्कुल सही है और हम लोग तो शुरू से ही मान करके चलते हैं। ये पारिवारिक पार्टियां वगैरह कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। आजकल तो देख रहे हैं कि लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कई दल इसी पर चले गए, तो आप समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन के लिए भले ही वो रह जाए, लेकिन कुछ समय के बाद उनका सर्वाइवल संभव नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने सजायाफ्ता और भ्रष्टाचारी नेताओं के महिमा मंडन को भी देश और संविधान के लिए खतरनाक बताया। हमारे यहां भ्रष्टाचार, क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे। पीएम मोदी का ये बयान भी बिहार के लिए इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कुछ लोग पीएम के इस बयान को चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद से जोड़कर देख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर एमएमएचपी यूनिवर्सिटी में एक और घोटाला सामने आया। जी हां, मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी में नियुक्ति घोटाला। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक बड़ा घोटाला मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी में नियुक्ति घोटाले से संबंधित 2015 की अगर हम बात करें तो नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की गई, ये बात खुलकर सामने आ रही है। तत्कालीन वीसी प्रोफेसर एजाज अली पर घोटाले का आरोप लग रहा है। नियमों की अनदेखी कर 40 कर्मचारियों की नियुक्ति की शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बताया था। प्रशाखा पदाधिकारी के बदले असिस्टेंट की बहाली की गई और वीसी के जरिए इंटरनल फंड से सैलरी मिल रही थी। वर्तमान वीसी प्रोफेसर कुदूस ने सैलरी पर लगाई रोक। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। तो शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बताया था उस वक्त और वीसी के जरिए इंटरनल फंड से दी जा रही थी सैलरी, और यह फंडिंग काफी बड़ी थी। अगर इन फंडिंग की बात करें, कुछ और जानकारियां हम आपको बताएंगे। मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी में नियुक्ति घोटाले से संबंधित एक और बात सामने आ रही है, जो 2015 का मामला था, जहां नियुक्तियां की गई नियमों की अनदेखी करते हुए तत्कालीन वीसी प्रोफेसर एजाज अली पर घोटाले का आरोप लगा। रजनीश, एक और बड़ी खबर आप देने जा रहे हैं, क्या खबर है? देखिए विवेक, बिहार के विश्वविद्यालयों का जो काला कारनामा है एक एक करके लगातार उजागर हो रहा है।
पटना का ये मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, जहां पर 4 दिन पहले न्यूज 18 ने जो खुलासा किया था, उसमें उत्तर पुस्तिका के साथ साथ जो आउटसोर्सिंग एजेंसी में घोटाला सामने आया था, उसमें तत्कालीन जो वीसी थे, जो प्रभारी वीसी एसपी सिंह थे, उन पर आरोप लगा था। लेकिन फिर से एक नया घोटाला है। ये घोटाला 2015 में कहीं ना कहीं किया गया था। जो तत्कालीन वीसी इसमें थे प्रोफेसर एजाज अली अरशद, जो इस वक्त वीसी नहीं है किसी भी विश्वविद्यालय में। इनके द्वारा 40 कर्मियों को नियमों को ताक पर रख के बहाल किया गया था, जिसमें अस्थायी के साथ साथ कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी थे। उन कर्मियों का जब वेरिफिकेशन हुआ, जब कागजात सचिवालय पहुंचा शिक्षा विभाग ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया कि उम्र को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। जो पैमाना है, जो मापदंड है, उसको फॉलो नहीं किया गया है। और शिक्षा विभाग ने बतौर पे वेरिफिकेशन करने पर भी रोक लगा दी। उसके साथ साथ जब सैलरी रोक लगाई गई तो शिक्षा विभाग के बाद इंटरनल जो फंड है, उसके माध्यम से तत्कालीन वीसी जो प्रोफेसर एजाज अली अरशद हैं, उन्होंने लगातार 6 साल तक सैलरी का भुगतान किया। तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा सैलरी का भुगतान कर दिया गया, जबकि कुल 40 जो पदों पर बहाली हुई थी, सभी बहाली जो है अवैध है। इसका खुलासा खुद जो वर्तमान वीसी है प्रोफेसर कुद्दूस, उन्होंने किया है। इसको लेकर बतौर उन्होंने राजभवन से लेकर शिक्षा विभाग को पत्र दिया। एक बड़ी खबर रजनीश हमें बता पा रहे हैं कि एक बड़ा घोटाला सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग ने मना किया था, लेकिन वीसी के और प्रोफेसर कुद्दूस हमारे साथ इस वक्त वीसी MMHAPU के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर कुद्दूस, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, कितने पन्ने हैं इसके? प्रोफेसर कुद्दूस, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, कितने पन्ने हैं इस पूरे भ्रष्टाचार के? अभी तो हमको ज्वाइन किए हुए 3 ही महीना हुआ है, इसलिए अभी तो हमको जो सामने संज्ञान में आ रहा है, मैं केवल उसी पर बोल रहा हूँ जी। तो एक और खुलासा आपने किया है 2015 से जुड़ा हुआ, ये खुलासा है क्या, और अभी जो फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक क्या पाया आपने? अभी जो बात है वो एक बड़ा संकट है 40 लोगों के भुगतान करने का। जी जी। और ये 40 में 3 लोग चले गए तो 37 बचा 37 जी। और इस 37 की बहाली 2015 में हुई थी और विभिन्न पदों पे हुई थी जी, जिसमें सरकार का एक पत्र होता है। जब विश्वविद्यालय नई बनाई जाती है तो सरकार उसमें पद भी देती है। जी जी। तो उस पद में 54 कर्मचारियों का पद भी सरकार ने दिया था। सुन रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। 54 जो 54 पोस्ट था, उस 54 पोस्ट में 40 का विज्ञापन उस समय के तत्कालीन वीसी ने दिया जी। और उसमें से 37 लोग अभी बचे हुए हैं, जिसमें से 3 लोग की दूसरी जगह नौकरी हो गई, वो चले गए। यानी कि एक बड़ा इसके पीछे खुलासा हो रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 3 महीने आए हुए 2 पन्ने तो आपने खोल दिए भ्रष्टाचार के, और ऐसे कितने पन्ने हैं, ये बातचीत और भी लगता है आगे तक चलेगी। अब देखना है किसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हालांकि जब खबर निकली है, जब कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इधर विशेष निगरानी इकाई ने खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के पटना, अररिया और कटिहार में एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में अब तक 1 करोड़ 73 लाख की संपत्ति का खुलासा हुआ। 30 लाख से ज्यादा कैश, 50 लाख की ज्वेलरी, सोने के 30 बिस्किट भी बरामद किए गए। पटना, अररिया, कटिहार, एक साथ 3 शहरों में 4 ठिकानों पर छापेमारी और अकूत संपत्ति की बरामदगी। सरकारी नौकरी में रहते हुए भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित कर धन कुबेर बनना सरकारी अफसरों को अब महंगा पड़ रहा है। विभिन्न एजेंसियां, चाहे वो स्पेशल विजिलेंस यूनिट हो, आर्थिक अपराध इकाई हो या फिर विजिलेंस हो, लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आज एक बार फिर से स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री के ओएसडी मृत्युंजय कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पटना, अररिया, कटिहार, इन 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सही सुना आपने,
ये छापेमारी बिहार सरकार के खनन मंत्री जनकराम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के ठिकानों पर है। विशेष निगरानी इकाई ने बिहार एसटीएफ की मदद से शुक्रवार को सुबह सुबह पटना के पौष इलाके बोरिंग रोड के श्यामा अपार्टमेंट में छापेमारी की। माना जा रहा है कि मृत्युंजय कुमार के तार बालू खनन की काली कमाई से जुड़े हैं। तीनों शहरों में ये छापेमारी मृत्युंजय कुमार के अलावा उनके भाई धनंजय कुमार और उनके मित्र रत्ना चटर्जी के ठिकानों पर की गई है। इन तीनों के खिलाफ विशेष निगरानी की टीम ने 2 दिन पहले ही मामला दर्ज किया था। कटिहार में हुई छापेमारी में मृत्युंजय कुमार के ठिकाने से जो संपत्ति बरामद हुई है, उसे देखकर निगरानी इकाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके आवास से 30 लाख नकद, 50 लाख से ज्यादा कीमत के जेवर, लाखों की कीमत के सोने के बिस्किट और निवेश के कई कागजात बरामद हुए हैं। रत्ना चटर्जी रिटायर्ड सीडीपीओ हैं। 2011 में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। जो पहले सीडीपीओ के पद पर तैनात थी, उन्हीं घर की तलाशी ली जा रही है। इसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना में एक केस दर्ज किया और फिर हम लोग यहाँ पे तलाशी के लिए आए हुए। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अररिया के रहीका टोला स्थित मृत्युंजय कुमार के पैतृक आवास पर भी सघन छापेमारी की। हालांकि अररिया स्थित आवास से अब तक कुछ खास बरामद नहीं हुआ है। ओएसडी मृत्युंजय कुमार बड़े रसूख वाले माने जाते हैं। हालांकि मंत्री जनकराम अब इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। ये सरकार का उचित निर्णय है और बिहार के शासन मंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में सदस्य होने के नाते बार बार सारे अगुआ मुखिया कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा पाता है। न सरकार फंसाती है न बचाती है। जो अच्छा काम करता है उसको प्रोत्साहन मिलता है, जो गड़बड़ काम करता है उसको सरकार मिलता है। इससे पहले भी पिछले 3-4 महीनों के अंदर बालू के अवैध धंधे के कारण ही आईपीएस अफसरों सहित तमाम बड़े अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। इसी कड़ी में अब ये कार्रवाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जानिए, आप बने रहें हमारे साथ।